हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स अप एकेडमी। हम लेकर आए हैं आपके लिए सीयूटी की फास्ट ट्रैक सीरीज, जिसमें आपको मिलेगा लास्ट मिनट स्कोरिंग की पॉइंटर्स। चलिए देखते हैं हम अपना सब्जेक्ट डोमेन पॉलिटी। पॉलिटी की सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जिसका चैप्टर 1 हम देखने जा रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला, नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। दूसरा, थ्री चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, process of partition, consequences of partition, problem of minorities, Sardar Vallabhbhai Patel and integration of states, then reorganization of states। चलिए देखते हैं हम जल्दी जल्दी कि नेशन एंड नेशन बिल्डिंग क्या था। तो नेशन एंड नेशन बिल्डिंग में हम क्या देखते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब हमारे देश में ना तो डेमोक्रेसी थी, ना ही किसी प्रकार का रिसोर्सेज था। तो सबसे पहले हमारी जो जरूरत थी वो थी कि अपने देश की जरूरतों को पूरा करना। तो पहली चीज हमने दो गोल्स बनाए। कौन कौन से दो गोल्स बनाए हमने? पहला, डेमोक्रेटिक कंट्री, और दूसरा, वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली हम कह सकते हैं वीकर सेक्शंस के लिए। इन दो गोल्स पे हमें अपना आगे का प्लान क्रिएट करना था। ठीक है, अब ये दो गोल अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ चैलेंजेस आए, जिसको बेसिकली हमने कहा है थ्री चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस थे वो? पहला, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। हमने कह तो दिया हमें डेमोक्रेसी लाना है, पर डेमोक्रेसी आएगी कैसे, ये एक हमारे लिए चैलेंज था कि देश में हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को अप्लाई करना था, इम्प्लीमेंट करना था। दूसरा, जो सबसे बड़ा है, जब हमारा देश सिर्फ आजाद ही हुआ है, अभी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में उस समय 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब इन सारी प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लाना और इनके यूनिक फीचर के साथ कि जिसका जो कल्चर है उसी को हम एज इट इज एक्सेप्ट करें, ऐसे में ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। तो हम कह सकते हैं यूनाइट करना एंड एकोमोडेट करना, कि सबको एक साथ लेकर आना। तीसरा, वही कि हमें वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करना है। किस टर्म्स में? सोशल एंड इकोनॉमिक टर्म में। क्या देखेंगे हम इसमें? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये तीन हमारे चैलेंजेस हैं इस टाइम पर कि हम ये सारे काम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जब नेशन हमारा आजाद हुआ, इंडिया बना, उस टाइम पर आपने देखा था सिर्फ इंडिया आजाद नहीं हुआ था, साथ में पाकिस्तान भी एक अलग देश बन गया था। तो आपने देखा था 1947 में एक थ्योरी आई थी, टू नेशन थ्योरी। आप कह सकते हो टू नेशन थ्योरी। ये टू नेशन थ्योरी क्या थी बेसिकली, कि आपका जो इंडिया एक टेरिटरी थी, ब्रिटिश टेरिटरी, वो दो भागों में बट गई, एक हिंदू और एक मुस्लिम। और ये टू नेशन थ्योरी किसने प्रपाउंड की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि कौन सी पार्टी से थे? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग हो या मोहम्मद अली जिन्ना हो, इनमें से ही आपको इसका जवाब देना है। टू नेशन थ्योरी किसने प्रपाउंड की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? मुस्लिम लीग। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना, जो टू नेशन थ्योरी आई थी वो किस प्रिंसिपल पे आई थी, मतलब हमने दो देशों को किस बेसिस पर डिवाइड किया था। तो इसके लिए आप यूज करते हो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, मतलब जहां पर जिस रिलीजन की मेजॉरिटी है, हम उसके बेसिस पे इनको डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे में आपने देखा था कि जो आपका इंडिया था, ये इंडिया है, इंडिया में इधर की साइड और इधर की साइड आप देख सकते हो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ज्यादा थे, जैसे कि इधर पंजाब और इधर बंगाल। ठीक है, अब जो पंजाब है, पंजाब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। तो इन्होंने दो साइड से इंडिया को काट दिया। इस साइड वाले को बना दिया वेस्ट पाकिस्तान, और इस साइड वाले को बना दिया ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में क्या रह गया हमारा? इंडिया। तो ये थी आपकी बेसिकली टू नेशन थ्योरी। अब हम वापस देखते हैं अपने नेक्स्ट पे। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन आपको समझ में आ गया कि क्या प्रोसेस चला था, कि दो मेजॉरिटी रिलीजन के बेसिस पे हमने दो हिस्सों में
बांट दिया। अब देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जब आपने देश को बांटा दो हिस्सों में, तो इससे कुछ ना कुछ परिणाम भी निकला होगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस में देखते हो आप कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो मुस्लिम होंगे पर इंडिया में रहना चाहते होंगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो हिंदू होंगे बट पाकिस्तान में जाना चाहते होंगे, क्योंकि वो तो पहले टेरिटरी के बेस पे था ना, जो उनके आसपास के पड़ोसी हैं, लोग हैं, उनका उनके साथ कितना अच्छा रिलेशन है, वो चाहते हैं कि हम इन्हीं लोगों के साथ जाएं। जैसे कि घर के लोग, आप लोग भी होते हो ना, कि जो फ्रेंड जिस ट्यूशन पे पढ़ रहा है हम भी उसके साथ उसी ट्यूशन पे जाएंगे। बेसिकली यही होता है फ्रेंड के साथ उसी ट्यूशन पे जाना। तो यहाँ पर भी यही था कि बहुत लोग जो चाहते थे, जो इंडिया में रह गए वो चाहते थे वो पाकिस्तान में जाए, जो पाकिस्तान में रह गए वो चाहते थे इंडिया में आए। तो इस तरीके की बहुत तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है कोलकाता, अमृतसर और लाहौर। इसको आप कैल के नाम से या कल के नाम से भी याद कर सकते हो, कोलकाता, अमृतसर, लाहौर। अब कोलकाता बंगाल की साइड, अमृतसर पंजाब, और लाहौर भी आपका जो वेस्ट पाकिस्तान में चला गया है, पंजाब उसमें है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना होने लगा। और आपने देखा होगा वो 1 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1948 तक वो जो एक साल था, उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा एट्रोसिटीज हुई, विमेन पर भी हुई, बच्चों पर भी हुई, रिफ्यूजीज भी पर भी हुई। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पर आई। तो कॉन्सिक्वेंसेस में आप क्या देखते हो कि पार्टीशन होने के बाद दो मेजोरिटी एरिया थे जो वो लोग भी आपस में खुश नहीं थे, और एक कोई सिंगल बेल्ट नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो भारत को डिवाइड किया उन्होंने दो साइड से डिवाइड किया, एक साइड से डिवाइड नहीं किया। एक सिंगल बेल्ट होती तो हम सेफ रहते, लेकिन कोई भी एक सिंगल बेल्ट पर डिवाइड नहीं किया, दो अलग अलग साइड से डिवाइड किया। तो ये भी एक इसका परिणाम निकला, जो बाद में आपको 1971 वाली वॉर देखनी पड़ती है, इंडो पाकिस्तान वॉर, वो इसी का परिणाम निकलेगा कि दो अलग अलग साइड पे है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज आपको समझ में आ गया। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज में आप देख सकते हो कि इनके ऊपर एट्रोसिटीज होती थी, इनको रिफ्यूजीज बना के रख दिया, ठीक है। अब ये सारे काम होने के बाद चलो इन सब की पार्टीशन हो गया, हमने इंडिया को डिवाइड कर दिया दो कंट्री में, एक अलग कंट्री बन चुकी है। कंट्री बनने के बाद अब जो बचा है प्रिंसली स्टेट्स। अब देखना है जो प्रिंसली स्टेट्स है, ब्रिटिशर्स ने कह दिया उन्हें या तो आप इंडिया के साथ जा सकते हो, या आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। लेकिन हमारे भारत में इतनी सारी प्रिंसली स्टेट है, अगर छोटे छोटे अलग अलग देश बन जाए तो क्या फिर हमारा इंडिया कभी भी डेमोक्रेटिक कहलाएगा? क्या इसमें ये कभी भी सेफ हो सकता है? फिर तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ वॉर चलती रहेगी, क्योंकि ये क्या होता है, आपस में हर कोई एक दूसरे से लड़ता है। एक ही टेरिटरी में इंडिया बहुत सारी चीजों में डिवाइड हो जाता। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करेंगे इंडिया में, इसको इंडिया में ही मिलाएंगे। उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय आपके एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, इनको एक टास्क दिया गया कि आप सारे प्रिंसली स्टेट से बात करो और उन्हें इंडिया में मिलाने को एग्री करवाओ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नया इंस्ट्रूमेंट निकाला जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में बेसिकली क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो उनके साथ हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप इंडिया में मिल जाओ और हम आपकी ऑटोनॉमी को सेव रखेंगे, आपकी जो भी चीजें हैं आप वैसे ही करना, बट आप इंडिपेंडेंट मत होना और पाकिस्तान के साथ मत जाना। आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट करो जिसमें आप इंडिया में ही मिलना चाहोगे। तो ये थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बट इसमें क्या हुआ कि बाकी तो सारी प्रिंसली स्टेट्स को जैसे तैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंडिया में मिला लिया, बट 4 ऐसी प्रिंसली स्टेट रह गई थी जो इस टाइम में इंडिया में नहीं मिली। कौन कौन सी? हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और मणिपुर। अब इन 4 प्रिंसली स्टेट्स ने साफ साफ मना कर दिया कि ना तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना ही इंडिया की तरफ आएंगे, हम चारों इंडिपेंडेंट रहेंगे।
अब ये इंडिया के लिए फिर से खतरे की बात है कि अगर एक ही टेरिटरी में 4 अलग अलग देश बन गए तो हमारे लिए कल को फिर दिक्कत आएगी। तो इन्होंने क्या किया, इनको ना बनाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले देखते हैं हैदराबाद में क्या हुआ। हैदराबाद का जो निजाम था वो निजाम एक सैडिस्ट टाइप का आप कह सकते हो, जिसको दूसरों का दुख देखने में मजा आता था। वो बहुत ज्यादा अपनी जनता पे एट्रोसिटीज करता था। तो ऐसे में जनता ने उनका विरोध किया और वो चाहते थे कि हमारा किंग निजाम ना रहे और हमें भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का मौका मिले। तो वहां के लोगों ने रिबेल किया, तो निजाम को गुस्सा आ गया और निजाम ने अपनी ही पब्लिक पर, अपनी ही जनता पर पैरामिलिट्री फोर्स को छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहां पर लोग और परेशान हुए। फिर इंडियन आर्मी ने इंटरफेयर करके उन लोगों को बचाया और वहां से निजाम को इन लोगों ने फिर हटा दिया और वहां पे एस्टैब्लिश कर दी क्या, डेमोक्रेसी। तो एक था निजाम को, जो उस निजाम की हरकतों की वजह से उसको हटाया गया था। दूसरा देखोगे आप कश्मीर। अब कश्मीर का मुद्दा तो आपको वैसे भी पता है कितना पुराना है। अभी जो आपने अभी आर्टिकल 370 हटा है, ये दिया कब गया था, वो इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दिया गया था। अब हुआ क्या था कि कश्मीर ने कह दिया ना तो मैं इंडिया के साथ जाऊंगा ना ही पाकिस्तान के साथ, मैं तो अपना एक नया देश बनाऊंगा। अब उसने बना लिया, वो दोनों में से किसी की साइड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता था कि कश्मीर उसके हिस्से में आए। तो पाकिस्तान ने टाइम टाइम पर वहां पे इन्फ्रीजमेंट करता रहता था, घुसपैठ करता रहता था। लेकिन इतने बड़े पाकिस्तान के सामने कश्मीर तो छोटा सा रह जाता। तो अगर पाकिस्तान चाहता तो उसके ऊपर अटैक वगैरह करके कभी भी कश्मीर को अपने अंदर ले सकता था। तो ऐसे में जो कश्मीर के राजा थे, महाराजा हरि सिंह, वो एक हिंदू रूलर थे और वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान में जाए। तो वो आते हैं इंडियन आर्मी के पास और वो आते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास और उनसे कहते हैं कि आप हमें प्रोटेक्शन दो इनके अगेंस्ट, जो ये हमारे देश में, हमारी टेरिटरी में बार बार आके घुसपैठियां करते हैं, इनके लिए हमें आप प्रोटेक्शन दो। तो हमारे पास फिर एक मौका था, हमने कहा हम आपको प्रोटेक्शन क्यों दें, आप तो एक अलग देश हो, हम आपको एक ही कंडीशन में प्रोटेक्शन देंगे, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दोगे। तो उनको भी लगा कि ठीक है, मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। उन्होंने कहा क्या, तो वो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि मेरा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे कश्मीर में कोई भी बाहर का लोग टेरिटरी नहीं खरीद सकता। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 370 जब तक था तब तक कोई भी कश्मीर के बाहर वाला लोग वहां पे अपनी लैंड नहीं खरीद सकता था। तो ये सारे लॉ किसने बनवाए थे, महाराजा हरि सिंह ने, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान से बचना चाहते थे। उस टाइम पर हमने ये उनकी सारी बातें मानकर, क्योंकि हमारा एक सोल पर्पस था कि किसी भी तरीके से ये इंडिया का पार्ट बन जाए, तो हमने उस टाइम पे कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना लिया था। इसलिए ये कश्मीर का मुद्दा अभी तक भी पाकिस्तान यही सोचता था कि ये सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है, ये रियल में इंडिया का पार्ट नहीं है। तब हमने आर्टिकल 370 हटा के प्रूव कर दिया कि ये अब ओरिजिनली ही इंडिया का पार्ट है, अब इसमें कोई एग्रीमेंट बचा नहीं है। तो कश्मीर की कहानी समझ में आई। अब देखते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या हुआ था, प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है, प्लेबिसाइड होता है जब, देखो, जब सारी जनता मिलकर किसी को वोट करके जिताए तो वो हो जाता है आपका रिफरेंडम। एक वर्ड होता है रिफरेंडम और एक वर्ड होता है प्लेबिसाइड। अब जो रिफरेंडम है, इसका मतलब क्या है कि सभी जनता ने मिलकर वोट दिया और उसने अपना नेता चुन लिया, तो हम कहेंगे रिफरेंडम से नेता बन गया। एक होता है प्लेबिसाइड, जिसमें सभी जनता, जन संग्रह उसमें भी चाहिए, सभी लोग मिलकर अपने लीडर को हटा दे कि हमें इनको अपना लीडर नहीं बनाना है, उसे कहते हैं प्लेबिसाइड। तो जूनागढ़ में वहां की पीपल ने क्या किया, प्लेबिसाइड किया और प्लेबिसाइड करके वहां के लीडर को हटा दिया और बाद में वो भी इंडिया में मिल गया। अब लास्ट बचा है हमारा मणिपुर। अब मणिपुर में क्या हुआ था, जो मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र सिंह, वो तो चाहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना, बट वहां की जनता नहीं चाहती थी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि महाराजा बोधचंद्र सिंह साइन कर देते हैं, बट वहां की जनता उनके खिलाफ होती है कि आपने क्यों साइन किया, आपको नहीं करना चाहिए था। तो महाराजा कहते हैं कि ठीक है, एक बार हम यहीं पर इलेक्शन कराते हैं, अगर इलेक्शन में मैं जीत जाता हूँ तो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन की तरफ जाएंगे, अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर आप लोग आपस में जिसको डिसाइड करोगे वो कर लेना। तो ऐसे में इलेक्शन होते हैं, उसमें महाराजा ही जीत जाते हैं और फिर ये फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि लास्ट में आके सारे के सारे स्टेट जो थे, प्रिंसली स्टेट थे, वो इंडिया का पार्ट बन गया। तो इसे ही कहा गया था आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, जो हमने देखा। तो आपको समझ में आ गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
किस तरीके से ये सारी स्टेट्स को एक साथ मिला लिया, इसलिए इनको यहीं से इनका नाम पड़ गया था आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क था। 565 एरिया कोई छोटे बात नहीं है, उन 565 के लीडर्स मतलब आपने 565 लोगों से बात कर करके उन्हें मनाया है कि आप इंडिया में आ जाओ, तो कितना बड़ा टास्क था ये। तो ऐसे टास्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल सक्सेस रहे, इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया था। अब एक लास्ट टॉपिक है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है कि जो स्टेट्स अब हमें, अब सारा इंडिया तो हमने पूरा बना लिया, लेकिन इंडिया में अब स्टेट्स भी तो बनानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं खाली इंडिया पूरा एक भारत के नाम से जाना जाएगा और एक ही पर्सन उस पूरे भारत पर रूल कर सकता है। तभी तो हमने स्टेट्स बनाई है, उन स्टेट्स पे एक एक सीएम बनाया है, जिससे कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके। अदरवाइज अगर आप सोचोगे एक ही पर्सन को हेड बना दो पूरी इंडिया पे रूल कर ले, कर ही नहीं पाएगा। क्या नॉर्थ के पर्सन को साउथ का कल्चर पता होगा? ऑफ कोर्स नहीं पता होगा। साउथ के अगर कोई पीएम साउथ से हो तो उसे नॉर्थ का कल्चर नहीं पता होगा। जिस पर्सन को वहां का कल्चर ही नहीं पता वो वहां रूल कैसे करेगा? तो इसी आइडियोलॉजी पे तो हमने काम किया था कि हर एक स्टेट का एक पर्सन होना चाहिए। लेकिन अब स्टेट बनाए कैसे? तो हुआ क्या, जब 1920 में एक आपका आईएनसी का 1920 में आईएनसी का एक नागपुर सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि हमारे यहाँ की जो भी प्रोविंसेस है, क्योंकि पहले स्टेट को क्या बोलते थे, प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस बनाई जाएगी लैंग्वेजेस के बेसिस पे। प्रोविंसेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। बट जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तब हम ये बात भूल गए कि हमें ये काम भी करना था। तो इस वजह से जो मद्रास प्रोविंसेस थी उसमें दो लैंग्वेज के लोग थे, एक तमिल स्पीकिंग लोग और एक तेलुगु स्पीकिंग लोग। जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे ना, वो चाहते थे कि अब हमें मद्रास से अलग किया जाए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया जिसे कहा गया विशाल आंध्रा मूवमेंट। उस मूवमेंट के तहत उनको एक अलग स्टेट बना दिया गया। तो सबसे पहले 1952 में, तो आप कहोगे सबसे पहले 1952 में आपका एक स्टेट बना जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश तो बन गया, लेकिन अब ऐसे तो धीरे धीरे और स्टेट से भी डिमांड उठने लगी कि भाई हमें भी अलग करो, हमें भी अलग करो। तो ऐसे में हमने क्या किया, 1953 में हमने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इस कमीशन के तहत हमने डिसाइड किया कि हम कैसे कैसे डिवीजन करेंगे। तो 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी इस कमीशन ने, और 1956 में आपका एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना दिया गया, जिसके तहत हमने डिसाइड किया कि कौन सी प्रोविंसेस से अलग अलग कैसे हम नई स्टेट्स को बनाएंगे। तो वो अब हम देखते हैं, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि इस चैप्टर के स्कोरिंग की पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था आपका स्टोरी, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ की पॉइंटर्स। अब पहली बात, फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये स्पीच किसने डिलीवर की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, जब 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया में? 12%। जो हमारे राइटर एंड पोइट्स है, जब हमारे देश का डिवीजन हुआ तो उन्होंने इस बात को कैसे समझा? तो इन्होंने कहा भारत का डिवीजन सिर्फ भारत का एक टेरिटरी डिवीजन नहीं है, वो दिलों का भी डिवीजन है, क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे से दूर हो गए तो उनका दिल भी तो टूटा, तो दिलों का डिवीजन। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि राइटर और पॉइंट्स ने पार्टीशन ऑफ इंडिया को क्या कहा था? डिवीजन ऑफ हार्ट। सबसे पहली प्रिंसली स्टेट जिसने कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, हालांकि बाद में हमारे साथ आ गया था, लेकिन सबसे पहले अनाउंसमेंट किसने की थी? तो वो थी त्रावणकोर। ब्रिटिश पैरामाउंसी और सुजैनिटी किसे कहा जाता है? तो बेसिकली आपको पता है जो प्रिंसली स्टेट थी, ब्रिटिशर्स ने उन्हें कभी तंग नहीं किया, उनको उनकी ऑटोनॉमी दे के रखा। बस ये कहा था कि जब भी हम आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करेंगे तो हमें वो काम करने देना, और इसके बदले में वो उनको कुछ अच्छा अमाउंट ब्रिटिशर्स को देते थे। तो बेसिकली क्या था, जो प्रिंसली स्टेट थी वो एक ब्रिटिश पैरामाउंसी थी कि जो ब्रिटिश चाहे कर सकते हैं बट रूल वहां नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हो ब्रिटिश पैरामाउंसी का मतलब क्या था?
some form of control over internal affairs was enjoyed by princely states। कि जो princely states है उनको कुछ पावर मिली हुई थी कि वो अपनी प्रोविंसेस में, अपनी स्टेट्स में अपने अकॉर्डिंग रूल चला सकती है, ब्रिटिशर्स के अलावा भी। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें हमने सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाने के लिए साइन करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा ऑफ मणिपुर कौन थे? भोजचंद्र सिंह। महाराजा ऑफ कश्मीर कौन थे? महाराजा हरि सिंह। पैरामिलिट्री फोर्स को क्या कहा जाता है? जो हैदराबाद के निजाम की पैरामिलिट्री फोर्स है उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था रजाकर्स। विच मूवमेंट लेड सेपरेशन ऑफ मद्रास? मद्रास को अलग करने के लिए कौन सा मूवमेंट चलाया गया? विशाल आंध्र मूवमेंट। अब जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइज की है लैंग्वेजेस के बेसिस पर, वो कब कब बनी? आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, विद ईयर आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट कब बनी और किस स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट बनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मद्रास के बाद बॉम्बे, क्योंकि बेसिकली यही उस टाइम पर बड़ी बड़ी टेरिटरी थी। मद्रास को तो पहले अलग कर दिया हमने 1952 में। अब उसके बाद 1960 में हमने बॉम्बे को अलग किया था और बॉम्बे से दो नए स्टेट और बना दिए, एक महाराष्ट्र एक गुजरात। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज। तो ये दो आपकी दो नई स्टेट बनाई गई। उसके बाद आप देखोगे 1963 में नागालैंड आजाद हुआ। पंजाब 1966 में आपने पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग किया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए किस ईयर में कौन सी स्टेट बनी है। फिर आप 1972 में देखोगे असम से 3 नई स्टेट बना दी गई, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 1987 में आप देखोगे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 अलग स्टेट बनाई गई। 2000 में आप देखोगे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों को भी अलग अलग कर दिया गया था। बट इन तीनों को लैंग्वेज के बेसिस पे अलग नहीं किया था, इन तीनों को अलग किया था रीजनल कल्चर के बेसिस पे। या इनको लगता था हमारा कल्चर अलग है तो हमें अलग अलग ही स्टेट बनाना चाहिए। तो ये एक इसका यूनिक फीचर है कि जो आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है, ये लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं हुई थी, ये आपकी रिलीजन कल्चर की वजह से अलग अलग हुई थी। और सबसे लेटेस्ट जो हमारी डिवाइड हुई थी, नई स्टेट बनी थी, वो थी तेलंगाना। तो ये था आपका कुल मिला के चैप्टर जो हमने यहाँ पर देख लिया है। बाकी इसके जो नोट्स हैं उसके लिए आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।